Hello and welcome to Triple S classes. Let's get started and look into the topic of today, that is Jainism and Buddhism. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी जो इन्वॉल्व थी इन परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, इन परफॉर्मिंग रिचुअल्स, कैसे उस सोसाइटी के लोगों ने नई जो रिलीजन्स है उनको कैसे उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए एंड जो वैदिक रिलीजन था उसको अलविदा कहा। अगर हम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की बात करेंगे तो पहले अगर हम ओरिजिन की बात करें तो कैसे कौन से ऐसे वजूहात थे इसके पीछे के लोगों ने, लेटर वैदिक पीपल ने जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया, यानी इन न्यू रिलीजन्स को कैसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इसके पीछे का कारण जानने की अगर हम कोशिश करेंगे। अगर हम लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे तो दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास। 4 वर्नास है इसमें सोसाइटी में। एक थे ब्राह्मणास जिसमें प्रीस्ट्स आते हैं, जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स आते हैं। उसके बाद क्षत्रियास की बात करेंगे जो दूसरे नंबर पे है। इसमें आते हैं वैरियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि रूलिंग क्लास इसमें आता है, रूलिंग क्लास। उसके बाद वैश्यास की बात करें जिसमें आते हैं ट्रेडर्स, जिसमें आते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट्स। उसके बाद जो लोअर ऑर्डर वर्ण माना जाता है शूद्रास का, उसमें जिसमें आते हैं मैनुअल लेबरर्स। अगर हम वर्ण सिस्टम की बात करें तो लेटर वैदिक सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम था दिस वाज बेस्ड ऑन बर्थ। उसके बाद अगर हम ऋग्वेदिक सोसाइटी की बात करें, ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन वर्क। लेकिन अगर हम लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करें, यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि अगर कोई ब्राह्मणास फैमिली में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा, वो ब्राह्मणास ही कहलाएगा, वो एक प्रीस्ट ही बनेगा। अगर कोई शूद्रास फैमिली में जन्म लेता है तो वो एज मैनुअल लेबरर ही काम करेगा। दो हायर वर्णास जो थे ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास, ये लोग क्या करते थे, इन्हीं के पास पावर था, ताकत था, यही लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, रूलर्स थे, इन्हीं के पास, इन्हीं को सोसाइटी में इज्जत मिलता था, यही लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते थे। एंड जो लोअर वर्णास थे उसके बाद वैश्यास एंड शूद्रास जो थे ये लोग क्या करते थे, ये लोग टैक्स पेयर्स थे, ये लोग टैक्सेस पे करते थे, जिन टैक्सेस पे क्षत्रियास अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। ब्राह्मणास जो थे लेटर वैदिक सोसाइटी में इनको आला दर्जे का मुकाम मिलता था, हाईएस्ट स्टेटस इनको मिलता था सोसाइटी में। इनको क्या, जो लोअर वर्णास थे वो इनको गिफ्ट्स देते थे, डोनेशंस इनको प्रोवाइड करते थे। एंड एक खासियत थी इनकी ब्राह्मणास की, इन लोगों को टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। एंड किसी भी टाइप का ये लोग क्राइम क्यों ना कर ले, कितना ही बड़ा क्यों ना क्राइम ये कर ले, इनको पुनिशमेंट नहीं मिलता था, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पुनिशमेंट, क्योंकि उसके उसके बदले में ये लोग क्या करते थे, सेक्रीफाइसेस ये लोग रिचुअल्स में परफॉर्म करते थे फॉर द सक्सेस ऑफ देयर पैट्रन, फॉर द सक्सेस ऑफ किंग, राइट। अगर हम क्षत्रियास की बात करें, क्षत्रियास दूसरे नंबर पे थे, ये लोग वैरियर क्लासेस थे, ये लोग आपस में लड़ते थे टेरिटरी हासिल करने के लिए, यही लोग गवर्निंग क्लास था, रूलिंग क्लास उस टाइम पे लेटर वैदिक सोसाइटी में क्षत्रियास थे। और ये लोग क्या करते थे, पीजेंट से, एग्रीकल्चरलिस्ट से, किसानों से ये लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे, एज फूड ग्रेन्स ये लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे एंड फिर उसी में से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। एंड कुछ इसमें हिस्सा ब्राह्मणास को देते थे एज गिफ्ट्स, एज प्रेजेंट्स, एज डोनेशंस ब्राह्मणास को देते थे कुछ हिस्सा। उसके बाद अगर हम वैश्यास की बात करें, वैश्यास जो थे ये लोग खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर में हिस्सा लेते थे, एंगेज थे एग्रीकल्चर में, कैटल रेयरिंग का काम करते थे, पशुपालन का काम करते थे। एंड ट्रेडर्स थे ये लोग, यानी कि जो प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स थे लेटर वैदिक पीरियड में वो वैश्यास ही थे। ये लोग ट्रेड करके टैक्सेस पे करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, वीट एंड राइस एज टैक्सेस पे करते थे। जो क्षत्रियास यूज़ करते थे एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, एंड कुछ उसमें हिस्सा ये ब्राह्मणास को देते थे एज गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स। ये जो तीनों हायर वर्नास थे, हायर क्लास वर्नास जो थे,
एक ब्राह्मणास थे, क्षत्रियास थे एंड वैश्यास थे, टुगेदरली एक कैटेगरी में इनको प्लेस किया जाता है। इनको दिविज कहा जाता था, यानी कि जिनका दोबारा से जन्म हो सकता है, जो दोबारा से जन्म लेते हैं, उनको द्विज कहा जाता था उस टाइम पे, जिसमें ब्राह्मणास, क्षत्रियास एंड वैश्यास आते थे। इनको कलेक्टिवली द्विज कहा जाता था, यानी कि जिनका दूसरा जन्म हो सकता है। एक द्विज की खासियत ये थी कि दे वायर अलाउड, जिसमें ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास आते थे, खाली यही सैक्रेड थ्रेड पहन सकते थे, जिसको उपन्यायन कहा जाता था। एंड उपन्यायन की खासियत थी कि जो उपन्यायन पहनता था वही वेदास की स्टडी कर सकता है। जिसके पास उपन्यायन होगा, सैक्रेड थ्रेड होगा, वही वेदास को पढ़ सकता था। उसके बाद अगर हम शूद्रास की बात करें, जो मेनली सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जो नौकर चाकरों का काम करते थे, डोमेस्टिक स्लेव्स थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, एग्रीकल्चरल स्लेव्स थे एंड हायर्ड लेबरर्स का काम करते थे। एंड कुछ इनमें क्राफ्ट्समैन एज सुमिथ्स काम करते थे, एज प्लग बिल्डर्स का काम करते थे इन शूद्रास। एंड जो लेटर वैदिक सोसाइटी में औरतें थी, वोमेन थी, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। इनको वेदास पढ़ने का हक नहीं दिया जाता था। ये लोग वेदास नहीं पढ़ सकते थे। कौन कौन? एक तो शूद्रास एंड वोमेन, दीज वर डिप्राइव्ड फ्रॉम स्टडिंग वेदास। ये जो शूद्रास थे, मैनुअल लेबरर्स का काम जो करते थे, इनको क्रूअल समझते थे ये लोग इनको जालिम कहते थे, ग्रीडी, इनको लालची कहा जाता था एंड इनको कामचोर भी कहा जाता था। और कुछ उनमें ऐसे क्लासेस भी थे शूद्रास में, जिनको ये लोग एज ट्रीट करते थे एज अनटचेबल्स, यानी कि ये इनको टच नहीं कर सकते थे इन पर्टिकुलर शूद्रास की क्लासेस से। क्षत्रियास की बात करें, अगर हम क्षत्रियास की बात करें, जो वैरियर क्लास था, जो रूलिंग क्लास था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे, उनको लगा कि ये जो ब्राह्मणास है, खाली हमारे जो दिए हुए गिफ्ट्स है, डोनेशंस है, अपने घर चलाते हैं। उनको लगा कि अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो खाली ये जो ब्राह्मणास है, ये खाली रिचुअल सेक्रीफाइसेस में पार्टिसिपेट करते थे फॉर द सक्सेस ऑफ किंग, फॉर द सक्सेस ऑफ देयर पैट्रॉन। अब क्षत्रिय जो वैरियर क्लास थे, उनको लगा कि हमें अब इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों ने नए रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया। ये लोग नए रिलीजन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। वैदिक रिलीजन जो था, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन गया था। इसमें बहुत रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते थे, इसमें एनिमल सैक्रिफाइसेस, इसमें कैटल का किलिंग होता था इसमें। अब लोगों को लगा कि, और उसमें ज़्यादातर सुपरस्टिशंस थी, यानी कि ये लोग झूठे बिलीफ्स डेवलप करते थे खुद ही ब्राह्मणास। एंड क्षत्रियास, वैश्यास को बोलते थे कि आप ऐसे ऐसे डोनेशंस दो, आप ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस दो और आपको सुप्रीम नॉलेज, आपको सुप्रीम पावर हासिल होगा। लोगों को लगा कि अब हमें इस किस्म के रिलीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अलविदा किया वैदिक रिलीजन को। ये था दूसरा फैक्टर। लोग अब तंग आ गए थे वैदिक रिलीजन को। उनको तलाश थी एक सिंपल रिलीजन की, जिसमें अमन की बात हो, जो एस्थेटिक हो, जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स है बुद्धिज़्म के एंड जैनिज़्म के। तो लोगों ने इसको जल्द ही एक्सेप्ट कर लिया। राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्योंकि लेटर वैदिक सोसाइटी में एग्रीकल्चर वाज मोर एडवांस्ड। वीट एंड राइस का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, काफ़ी सबस्टेंशियल क्वांटिटीज़ में ये लोग वीट, राइस प्रोड्यूस करते थे। और जो इनकी इकोनॉमी थी, मेनली इट वाज एग्रीकल्चर सेंटर्ड इनकी इकोनॉमी हुआ करती थी। एंड इन्होंने मोर एडवांस किया एग्रीकल्चर को। ये लोग आयरन प्लोशियर का यूज़ करने लगे थे, जिसके लिए इनको ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिसको चलाने के लिए इनको बैल की ज़रूरत पड़ती थी। एंड इन सच ए सोसाइटी ओनली दिस कुड फ्लोरिश विद एनिमल हस्बेंड्री। अगर एक प्रॉपर एनिमल हस्बेंड्री हो, जिसमें कैटल की देखभाल की जाए, जिसमें जानवरों की देखभाल हो, तभी ये लोग आयरन प्लोशियर का यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर हम वैदिक सोसाइटी की तरफ देखेंगे, वैदिक सोसाइटी में एक कॉमन प्रैक्टिस था, ये लोग कैटल का किलिंग करते थे। एंड ये कैटल का किलिंग करते थे, जो एक
कांटा सा बन गया था टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जिससे जो नए किस्म की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, इनकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती थी। और दोनों रिलीजन्स जो है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, दोनों नॉन वायलेंस को एडवोकेट करते थे। ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफर करते हैं नॉन वायलेंस को, यानी कि वॉर्स को, जंग लड़ने को ये लोग इनमें ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। एंड दीज आर स्ट्रांगली अगेंस्ट रिचुअल्स, अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस, यानी कि जानवरों की किलिंग करना, जानवरों को मारना, इसके खिलाफ भी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं। दिस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि what were the basic reasons for the for later Vedic people to accept the new religions। अगर हम दो इम्पोर्टेंट रिलीजन्स का नाम लेंगे, एक आता है जैनिज्म, एक आता है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की बात करें, जो इसके फाउंडर थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को प्रीच किया, प्रोपोगेट किया बाद में, वो थे गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा फाउंडेड बुद्धिज़्म। गौतम बुद्धा, या जिनका नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने जन्म लिया 567 BC में, उनका जन्म होता है। एक शाक्य क्षत्रिय फैमिली, एक रूलिंग फैमिली, यानी क्षत्रियास, ये लोग रूलर्स थे। एक शाक्य क्लान था लुम्बिनी में, वहीं से गौतम बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ ने जन्म लिया 567 BC में, नियर कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में है। और जो गौतम बुद्धा के बर्थ के लिए सिंबल यूज होता है वो है लोटस एंड बुल, और द सिंबल इज यूज्ड फॉर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। ये आप याद रखें, दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। गौतम बुद्धास फादर, जो इनके पिताजी थे, जो इनके फादर थे, जिनका नाम सुदोधना था, हमें पता चलता है कि ये कपिलवस्तु के एक इलेक्टेड रूलर थे। ये एक रूलर थे सुदोधना, जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे, वो एक रूलर थे, वो एक बादशाह थे। और उनकी जो मदर थी, उनकी जो माता जी थी, जिनका नाम था महामाया, वो प्रिंसेस थी। वो शालन डायनास्टी के रूलर की एक राजा की बेटी थी, जो गौतम बुद्ध के जन्म लेते ही 3-4 दिन बाद ही इस दुनिया से चली गई। और उसके बाद इनकी परवरिश गौतमी ने की थी। गौतमी ने उनकी परवरिश की, अर्ली नोरिशमेंट की, और जिसके बिना पे उनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। बहुत ही कम उम्र में गौतम बुद्ध की शादी की गई, लेकिन मैरिड लाइफ डिड नॉट इंटरेस्ट हिम, इनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मैरिड लाइफ। एंड ही वॉज मूव्ड बाय द मिजरी सफ़र्ड बाय पीपल, और वो अक्सर सोचते थे कि वाई पीपल सफ़र, क्यों लोगों को सफ़र करना पड़ता है, क्यों लोगों के सामने मुश्किलें आती है। इसी का हल ढूंढने के लिए ये लोग इसी का हल ढूंढना चाहते थे। गौतम बुद्धा पहले से इसी में इन्वॉल्व रहते थे, खाली यही बात सोचा करते थे कि वाई पीपल सफ़र एंड व्हाट विल बी इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 29 उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको महाबनिष्कर्मन कहा जाता है। एंड उसके लिए महाबनिष्कर्मन के लिए हॉर्स यूज़ होता है एज सिंबल। एंड फाइनली आफ्टर 7 years, यानी कि एट द एज ऑफ 36 उनको निर्वाणा यानी कि एनलाइटनमेंट, यानी कि उनको सुप्रीम नॉलेज हासिल हुआ। उनको एक सोल्यूशन मिल गया कि वाई पीपल सफ़र, उसका एक सोल्यूशन इनको मिल गया। कहाँ पे? बोध गया में एक पीपल ट्री के नीचे ये बैठे थे, और उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट, उसके लिए निर्वाणा उनको प्राप्त हुआ, निर्वाणा इनको हासिल हुआ एट द एज ऑफ 35, जो कि बोध गया में इनको मिला एक। और उसके लिए जो सिंबल होता है फॉर निर्वाणा, जो सिंबल यूज होता है वो है बोधि ट्री। बोधि ट्री इज यूज्ड एज सिंबल फॉर एनलाइटनमेंट, दैट इज निर्वाण। पहला सरमन उन्होंने सारनाथ, जो कि बनारस में है, पहला सरमन उन्होंने वहीं पे दिया, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। एंड ए व्हील इज यूज्ड एज ए सिंबल, एंड उसके लिए धर्मचक्र परिवर्तन के लिए एक व्हील
यूज़ होता है एज सिंबल फॉर अबाउट 40 ईयर्स। उसके बाद तकरीबन 40 साल तक वो उधर उधर भटकते रहे, उधर उधर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे अपने रिलीजन को, अपनी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए। ये लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते थे, गौतम बुद्ध। और ड्यूरिंग दिस वैंडरिंग उनको काफ़ी ज़्यादा जो राइवल सेक्ट्स के जो प्रीचर्स थे उनका सामना करना पड़ा, जिनमें ब्राह्मणस भी आते हैं। लेकिन क्लियरली इन्होंने डिफीट किया, डिबेट्स हुए, इन्होंने इन डिबेट्स में इन जो राइवल सेक्ट्स के जो प्रीचर्स थे, रिलीजियस प्रीचर्स जो थे राइवल सेक्ट्स के, उनको डिफीट कर लिया। हिज टीचिंग्स डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, और उनकी टीचिंग्स में कोई भी फ़र्क नहीं है रिच एंड पुअर का, हाई एंड लो वर्ण का, हाई एंड लो स्टेट्स का, एंड मैन एंड वोमेन। क्योंकि लेटर वैदिक सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स में मैन एंड वोमेन, बिटवीन मैन एंड वोमेन एक दे आर इक्वल, दैट इज दे आर इक्वल। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है एक इंसान, एक मर्द और एक औरत में। एट द एज ऑफ, और फाइनली क्या हुआ, 80 साल की उम्र में इन 487 BC, कौशीनगर एक जगह है जो ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, वहाँ पे ही पास्ड अवे। एट द एज ऑफ 80 वो इस दुनिया से फोत हो गए, वो इस दुनिया से रुखसत कर गए इन 487 BC। कहाँ पे? कौशीनगर में, जो कि ईस्टर्न यूपी में है। और उसके लिए उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। टर्म याद आप याद रखेंगे ये टर्म्स, उसके लिए यूज़ होता है टर्म महापरिनिर्वाण गौतम बुद्धा के पास आउट, जैसे क्योंकि उसके इंतकाल के लिए यूज़ होता है, उनके इंतकाल के लिए यूज़ होता है महापरिनिर्वाण उसको कहा जाता है। एंड उसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो है स्टूपा, इज यूज्ड एज ए सिंबल। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म। अब हम देखेंगे कि क्या टीचिंग्स थी बुद्धिज़्म की, गौतम बुद्धा की कौन सी टीचिंग्स थी, क्या टीचिंग्स उन्होंने दुनिया के लिए छोड़ दी। गौतम बुद्ध वो कहा करते थे कि 4 नोबल ट्रुथ्स है दुनिया में, 4 सच है जिनको हर किसी को मानना पड़ेगा। फर्स्ट इज होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज। जो पूरी दुनिया है हर कोई गम में उलझा है। एंड कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर, और ख्वाहिशात है जो कि कॉज है, जो कि वजूहात है इन गम सितम के, इन सॉरोज़ के जो कॉज है वो डिज़ायर है, इस सॉरो का कॉज। एंड अगर इन डिज़ायर्स पे काबू पा लिया गया, इनको कॉन्कर कर लिया हमने, तो सारे जो सॉरोस है, हमारे गम और सितम है, उनको दूर किया जा सकता है, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। ही रिकमेंडेड, और उसके लिए उन्होंने एक 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 8 फोल्ड पाथ, जिसको अस्थंगिक मार्ग कहा जाता है, यानी कि 8 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए फॉर द एलिमिनेशन ऑफ जो ह्यूमन सफरिंग्स है, उसको दूर करने के लिए, ह्यूमन मिजरी को दूर करने के लिए, इस गम सितम को दूर करने के लिए उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दिए, 8 फोल्ड पाथ दिया, जिसको अस्थंगिक मार्ग कहा जाता है। पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसर्न। ये दिस इज द 8 फोल्ड पाथ, जिसको अस्थंगिक मार्ग कहा जाता है। और अपने जो उनके जो फॉलोअर्स है, गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स है, उन्होंने उनके लिए कुछ रूल्स दिए हैं कि कैसे आपको अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। पहला जो फर्स्ट रूल दिया उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए, वो है डू नॉट कमिट वायलेंस, यानी कि शोर शराबा नहीं करना है, हमें लड़ाई फसाद में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। डू नॉट कवर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की प्रॉपर्टी आप हड़पने की कोशिश मत करो, दूसरों की प्रॉपर्टी आप हड़पो मत। डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कि जहरीली चीज़ों का आप ज़्यादा यूज़ मत करो, इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ मत कीजिए। डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोला करो। डू नॉट इंडल्ज इन सेक्शुअल मिसकंडक्ट एंड मिजरी एंड अडल्ट्री, सॉरी दिस इज नॉट मिजरी, एंड अडल्ट्री, यानी कि सेक्शुअल कामों में, यानी कि सेक्शुअल मिसकंडक्ट में आप इन्वॉल्व मत हो जाओ। गौतम बुद्ध सेड दैट द रीजन बिहाइंड रिबर्थ इज योर कर्म,
उन्होंने अपनी तालीम, उन्होंने अपनी टीचिंग्स में कहा कि जो आपका दूसरा जन्म होता है उसका कारण होता है कि आपने पिछले जन्म में, पुनर्जन्म में आपने किस टाइप के कर्म किए थे, किस टाइप के कर्मा किए थे। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो नए जन्म में आपका एक अच्छे इंसान बन के आ जाओगे, और अगर आपने गलत कर्म किए होंगे पुनर्जन्म में तो आप एक गलत इंसान बन के आ जाओगे अपने अगले जन्म में, नेक्स्ट जन्म में। जब उनसे पूछा गया कि गॉड के मुतलिक आपकी क्या, और जब उनसे पूछा गया कि अबाउट गॉड आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा एग्नोस्टिक, यानी कि कोई भी नॉलेज नहीं है हमें उसके मुतलिक। हमें हुई सर एग्नोस्टिक, यानी कि कोई भी नॉलेज नहीं है कि वेदर गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट। त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि थ्री जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म जो है वो है बुद्ध, जिसमें गौतम बुद्धा है, यानी कि गौतम बुद्धा उसके बाद धम्मा टीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स, गौतम बुद्धा की क्या टीचिंग्स थी वो धम्मा में आता है। और उसके बाद संघ, यानी कि बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मॉन्क्स आते हैं, वो लिव्ड इन विहार, जो विहारस में रहते हैं। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी अ मॉन्क, और उन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस दी, कुछ रिक्वायरमेंट्स दी कि ये रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए एक मॉन्क बनने के लिए, एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनने के लिए। फर्स्ट इज एडल्ट होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, टॉन्सरिंग द हेड, यानी कि पूरा जो बाल है, पूरे जो बाल आपको टॉन्सर करने पड़ेंगे, यानी कि आपको सारी जो बाल है सर पे वो आपको क्लियर करने होंगे। वेयरिंग द येलो गारमेंट, ये पहचान है बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, वेयरिंग द येलो गारमेंट एंड एक्सप्रेस फेथ इन त्रिरत्न, और त्रिरत्न जो है बुद्धा, धम्मा एंड संघ, इस पे आपको बिलीफ होना चाहिए, इस पे आपको यकीन होना चाहिए। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स टू बिकम ए मॉन्क आल्सो। और एक रिक्वायरमेंट है कि ये जो मॉन्क बनने के लिए एक और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो है कि दैट पर्सन शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज, किसी भी टाइप का कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र नहीं अगर कोई सफ़र कर रहा हो, अगर कोई इंसान सफ़र कर रहा हो एक कम्युनिकेबल डिजीज से, वो एक मॉन्क नहीं बन सकता। एंड शुड नॉट बी ए डिफॉल्टर, यानी कि जो अगर किसी ने कर्ज लिया है किसी से और उसके बाद उसने उसकी अदायगी नहीं की, और दैट पर्सन आल्सो इज नॉट टू बी क्वालिफाइड टू बिकम ए मॉन्क। और एक मॉन्क बनने के लिए सेरेमनी जो परफॉर्म किया जाता है, जो सेरेमनी टू बिकम ए मॉन्क, एक मॉन्क बनने के लिए जो सेरेमनी परफॉर्म किया जाता है उसको उपवस्त कहा जाता है। कॉन्फेशन सेरेमनी उसको उपोस्थ आर पावरना कहा जाता है। कमिंग ऑन टू फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फीचर्स क्या थे एंड व्हाट वर द कॉजेज, के कौन से ऐसे वजूहात थे जिनके बिना पे बुद्धिज्म तेजी से फैल गया। बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अबाउट गॉड जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, उन्होंने कहा कि एग्नोस्टिक, यानी कि वेदर गॉड एग्जिस्ट्स आर नॉट, दिस इज अननोन, उन्होंने इसके लिए एग्नोस्टिक बोला। इट वन द सपोर्ट ऑफ लोअर ऑर्डर्स, और जो लोअर वर्ण के लोग थे, जो शूद्रास थे, उन्होंने उसको मान लिया, उन्होंने बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को अपनाया, उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो बुद्धिज़्म है दिस इज़ अगेंस्ट वर्ण सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम है उसके खिलाफ है बुद्धिज़्म, यानी कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं करता है बिटवीन लवर्स एंड बिटवीन हायर्स, बिटवीन लवर ऑर्डर पीपल एंड बिटवीन हायर ऑर्डर पीपल, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है बुद्धिज़्म की किसी भी टीचिंग से, किसी भी फिलॉसफी से। पीपल वायर एक्सेप्टेड बाय बुद्धिस्ट ऑर्डर, यानी कि संघ में इनको पार्टिसिपेट करने दिया गया, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो हायर वर्ण से हो, चाहे लोअर वर्ण से हो, चाहे वो औरत ही क्यों ना हो, उसको भी अलाउ किया इन लोगों ने। यानी कि बुद्धिज़्म में जो संघ है, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी वुमेन को पार्टिसिपेट करने दिया गया। यूज़ ऑफ पाली जो कि एक प्राकृत लैंग्वेज की एक फॉर्म है, पाली, दिस वाज द लैंग्वेज यूज्ड बाय कॉमन पीपल। तो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स है, बुद्धिज़्म का जो लिटरेचर है
वो पाली में लिखा गया। तो उससे क्या हुआ कि जो कॉमन पीपल थे, जो आम नागरिक थे, उन्होंने बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लिया। ईजिली वो उसको अंडरस्टैंड करते थे और ईजिली उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने बुद्धिज़्म को। एंड दिस पाली बिगेन अराउंड 500 BC एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू दिस स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। उससे क्या हुआ, बुद्धिज़्म ईजिली स्प्रेड हुआ, बुद्धिज़्म को ईजिली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज दिस वाज लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। 200 ईयर्स, जैसे गौतम बुद्ध के मरने के बाद 200 साल बाद जैसे गौतम बुद्ध का डेथ हुआ, अशोका जो फेमस मौर्य किंग थे, अशोका, उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया। एंड थ्रू हिज मिशनरीज, और उनके मिशनरीज के थ्रू उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। कहाँ पे? उन्होंने बुद्धिज़्म फैलाया, बुद्धिज़्म प्रीच किया सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में एंड श्रीलंका में। अशोका के जो मिशनरीज हैं उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट किया, प्रमोट किया। अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें, कब कहाँ कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हो, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। पहला जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, दिस टेक प्लेस इन 483 BC। 483 BC ईयर था जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। प्लेस कौन सी थी? राजगृह प्लेस थी जहाँ पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। और प्रेसिडेंट थे इसके, वो थे महाकश्यप इसके प्रेसिडेंट थे। और जो उस टाइम के रूलर थे राजगृह में, वो थे अजातशत्रु उस टाइम पे रूलर थे और प्रेसिडेंट थे महाकश्यप जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ कि जो बुद्धा की टीचिंग्स है, जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है, उनको डिवाइड कर लिया गया इन पिटकाज की सूरत में, उनको डिवाइड कर लिया। फर्स्ट इज सुत्ता पिटका बाय आनंद, जिसको आनंद ने लिखा था। दिस वाज कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन। आनंद जो थे ये एक शागिर्द थे गौतम बुद्ध के, उन्होंने सुत्ता पिटका लिखा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। एंड दिस इज कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सरमन्स दिए थे, अपने रिलीजियस लेक्चर्स दिए थे, उनका कलेक्शन जो है वो है सुत्ता पिटका। एंड दिस इज रिटन बाय आनंद। उसके बाद दूसरा था विनय पिटका एंड दिस वाज रिटन बाय उपाली। इसमें क्या है, जो रूल्स है, ऑर्डर्स है बुद्धिज्म के फॉलोअर्स के लिए, वो कंपाइल किए गए किसमें? विनय पिटका में है वो। एंड दिस वाज रिटन बाय उपाली। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 383 BCE, यानी कि 100 साल के बाद। अगेन 383 BCE में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। प्लेस थी वैशाली और जो प्रेसिडेंट थे वो थे सबकमीर। एंड रूलर जो थे उस टाइम पे वो थे कालाशोक उस टाइम पे रूलर थे। उसमें क्या हुआ, मॉन्क्स गॉट डिवाइडेड एज, जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। एक थे सिथर्ववादियन एंड दूसरे थे महासंघिकाज। ये जो सिथा विवारदिन थे, ये ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि ये लोग दे स्ट्रिक्टली वायर एडहियर टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स ये लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। एंड जो अनऑर्थोडॉक्स थे यानी कि महासंघिकास थे, ये लोग एज यानी कि रिचुअल्स भी इन्होंने इसमें ऐड कर लिए लेटर ऑन। और ये कब हुआ? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि 383 BC में हुआ। उसके बाद जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो हुआ 250 BCE में। प्लेस थी पाटलिपुत्र एंड इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगालीपुट्ट टिस्सा इसके प्रेसिडेंट थे। एंड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अशोका के पैट्रोनेज में ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। इसमें क्या हुआ, एक और पिटका लिखा गया, अभिधम्म पिटक लिखा गया। ये जो सुत्ता पिटक है जिसको लिखा था आनंद ने, उसको पाली में एक्सप्लेन किया गया अभिधम्म पिटका में। और उसके साथ ही क्या हुआ, किंग अशोका ने क्या किया, इन्होंने अपने बेटे और अपनी पुत्री को अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा फॉर
फॉर प्रीचिंग, फॉर प्रोपोगेटिंग, फॉर प्रमोटिंग बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म फैलाने के लिए उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा। उसके बाद जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो हुआ फर्स्ट एडी में, पहली एडी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। ये प्लेस कौन सी थी? कश्मीर में हुआ। एंड इसके दो प्रेसिडेंट थे, वो थे वासुमित्र। वासुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे। ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स आपको याद रखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। एंड जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्क फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ एंड प्रेसिडेंट थे वासुमित्र। इसमें क्या हुआ, जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हुआ एज महायान, जिसमें ऑर्थोडॉक्स आते हैं, ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट्स आते हैं, एंड हिनायान सेक्ट्स जिसमें अनऑर्थोडॉक्स, दीज आर अनऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट्स। मतलब महायान में जो बुद्धिस्ट्स आते हैं, दे आर स्ट्रिक्टली एडहियर, जो प्रिंसिपल्स गौतम बुद्ध ने दिए हैं खाली इन्हीं पे ये लोग फॉलो करेंगे, इन्हीं को ये लोग फॉलो करेंगे। एंड हिनायान सेक्ट्स में जो लेटरान जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं, जो उन्होंने विद टाइम जो ऐड कर लिए इसमें बुद्धिज्म लिटरेचर में, उस पे भी ये लोग फॉलो करते हैं हिनायान, यानी कि दीज आर अनऑर्थोडॉक्स। इनका जो था, इनका एम जो था इंडिविजुअल सॉल्वेशन, खाली खुद के लिए ये लोग सॉल्यूशंस ढूंढते थे। वाई ह्यूमन सफ़र, ये खुद के लिए काम करते थे, अपने लिए काम करते थे। एंड सॉल्वेशन फॉर, और हिनायान का जो था ये लोग क्या करते थे, ये सबकी सॉल्वेशन के लिए काम करते थे। दे वर्शिपड स्टूपा, ये लोग स्टूपा की वर्शिप करते थे। दे वर्शिपड आइडल, ये लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। एंड जो महायान जो है, इट स्क्रिप्चर्स आर रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में लिखे गए हैं। एंड जो हिनायान है, इट्स स्क्रिप्चर्स आर रिटन इन पाली लैंग्वेज में। हिनायान सेक्ट जो है उसका लिटरेचर, उसके स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं। ये जो महायान सेक्ट है, महायान जो सेक्ट है, इसमें जो बुद्धिस्ट्स है, दे ट्रीट बुद्धा एज गॉड, वो बुद्धा को गॉड समझते हैं, खुदा समझते हैं, भगवान मानते हैं। एंड हिनायान सेक्ट के जो बुद्धिस्ट्स है वो एक ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करते हैं गौतम बुद्ध को। हिनायान सेक्ट जो महायान सेक्ट जो है उसको पैट्रोनाइज किया है कनिष्क ने। एंड हिनायान सेक्ट को पैट्रोनाइज किया है अशोका ने, किंग अशोका ने हिनायान को पैट्रोनाइज किया। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो प्रेजेंटली महायान जो सेक्ट है बुद्धिज़्म का, ये आपको कहाँ मिलेगा? जापान में, चाइना में, एंड कुछ एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको महायान सेक्ट के बुद्धिस्ट्स मिलेंगे। एंड श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में और कुछ साउथ ईस्ट के जो कुछ पार्ट्स है, कुछ कंट्रीज़ है, यहाँ पे हिनायान सेक्ट आपको मिलेगा बुद्धिज़्म का। उसके बाद जो दूसरा रिलीजन था जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया लेटर वैदिक पीपल ने, वो था जैनिज़्म। जैनिज़्म के फाउंडर जो थे वो वर्धमान महावीरा थे, जो उन्होंने जैनिज़्म की बुनियाद डाली थी। एंड उनको 24th तीर्थंकारा माना जाता है। जो पहले तीर्थंकारा थे जैनिज़्म के, वो ऋषभदेव को माना जाता है। और टीचर ऑफ जैनिज़्म, यानी कि ये 24th टीचर जो जैनिज़्म के हैं वो वर्धमान महावीरा को माना जाता है, और उन्हीं को रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म माना जाता है। पहले जो तीर्थंकारा थे, टीचर ऑफ जैनिज़्म थे, वो थे ऋषभदेव। उसके बाद 23rd वर्धमान महावीरा से पहले जो उनके प्रेडेसर रह चुके हैं तीर्थंकारा, वो थे पार्श्वनाथ। उनको 23rd तीर्थंकारा या टीचर ऑफ जैनिज़्म माना जाता है। वर्धमान महावीरा का जन्म हुआ है 540 BC में। इनका जन्म हुआ है वैशाली में, एक गांव है नियर वैशाली जो कि बिहार में है, वहीं से वहाँ ही इनका जन्म होता है 540 BC में। जो इनके फादर थे, जो इनके पिताजी थे, उनका नाम था सिद्धार्था। ये एक क्षत्रिय क्लान, फेमस क्षत्रिय क्लान था वहाँ पे वैशाली में। ये उसके हेड हुआ करते थे, उसके चीफ थे। एंड उनकी जो मदर थी उनका नाम था त्रिशाला, ये आपको याद रखनी है। वर्धमान महावीरा की जो माता जी थी उनका नाम था त्रिशाला। एंड ये लिच्छावी चीफ चटका की बहन थी 10। उससे क्या है
उससे क्या पता चलता है कि जो महावीरा की फैमिली, वर्धमान महावीरा की फैमिली, दिस वाज कनेक्टेड विद रॉयल फैमिली ऑफ मगध। मगध टेरिटरी की जो रॉयल फैमिली थी, उसकी उनकी माँ उसी फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि उनकी फैमिली उसी रॉयल फैमिली ऑफ मगध से कनेक्ट है। ये भी ह्यूमन सफरिंग से, ह्यूमन सफरिंग के मुतलिक सोचते थे, खाली ह्यूमन सफरिंग्स को जानना चाहते थे ये लोग। जो वर्धमान महावीरा है, सॉरी वर्धमान महावीरा जो है, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन सफरिंग्स का हल ढूंढने के लिए एट द एज ऑफ 30 उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने घर छोड़ दिया एंड ही बिकेम एन एस्थेटिक, यानी कि जिसको आप दुनिया की किसी भी हालत की, यानी कि जिसको आप दुनिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने एस्थेटिक ज़िंदगी अपना ली 30 साल की ही उम्र में। उसके बाद 6 साल हो गए, वो एक प्रीस्ट है, वो एक प्रीस्ट थे मखाली गोसाल। वो आजीविका, एक और रिलीजन उभर के आ गया था, आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के फाउंडर जो थे मखाली गोसाल, एक प्रीस्ट है, उनके कांटेक्ट में आ गए और 6 साल तक इन्हीं के साथ ये रहे हैं, इन्हीं के साथ ये प्रार्थना करते थे, उन्हीं के साथ ये लोग, ये वर्धमान महावीरा ने उन्हीं के साथ कांटेक्ट कर लिया और उन्हीं के साथ रहते थे। किन के साथ? मखाली गोसाल के साथ। उसके बाद 6 साल बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया एंड इंडिविजुअली उन्होंने सॉल्वेशन स्टार्ट करी एंड और उनको प्राप्त हुआ एनलाइटनमेंट, उनको मिल गया, सुप्रीम नॉलेज मिल गया, जिसको कैवल्य कहा जाता है। एनलाइटनमेंट जो गौतम बुद्ध को हासिल हुआ उसको निर्वाण कहते हैं एंड जो वर्धमान महावीरा को एनलाइटनमेंट हासिल हुआ उसके लिए यूज़ होता है कैवल्य। उनको कैवल्य हासिल हुआ एंड उनको इसीलिए महावीरा कहा जाता है या जिन्न। एंड उनके फॉलोवर उनके फॉलोवर जो है, जैनिज्म के जो फॉलोवर्स हैं, उनको जैनास कहते हैं। एट द एज ऑफ 72 यानी कि 468 BC में उन्होंने इस दुनिया से रुखसत कर लिया। कहाँ पे? राजगीर एक जगह है जो कि मॉडर्न राजगीर है। वहाँ पे एक जगह है पावापुरी, वहाँ पे उन्होंने इंतकाल कर लिया, रुखसत कर लिया इस दुनिया से, जिसको पावन निर्वाण कहा जाता है, जिसको पावन निर्वाण कहते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म देखेंगे, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म देखेंगे, टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीरा की तरफ अगर देखेंगे तो 5 डॉक्ट्रिन्स है। 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म क्या क्या है? डो नॉट कॉमिट वायलेंस, शोर शराबा नहीं करना है, लड़ाई फसाद में आपको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। डो नॉट टेल ए लाई, और झूठ मत बोला करिए, झूठ मत बोलो आप। डो नॉट स्टील, चोरी करना मना है। डो नॉट होल्ड एंड ऑब्जर्व कंटिनेंस। दीज आर 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म एंड ओनली जो 5th डॉक्ट्रिन है दैट इज ऑब्जर्व कंटिनेंस। ऑब्जर्व कंटिनेंस इसको ऐड किया था महावीरा ने। खाली ये 5वां जो डॉक्ट्रिन है इसको ऐड किया। जो वर्धमान महावीरा के प्रोड्यूसर थे यानी कि पार्श्वनाथ, पार्श्व आस्क्ड हिज फॉलोवर, जो इनके फॉलोवर्स थे, जैनिज्म के फॉलोवर्स थे, इन्होंने इनके लिए तालीम दी थी कि आप खाली अपर एंड लोअर पोर्शंस को, अपनी बॉडीज़ की अपर पोर्शंस एंड लोअर पोर्शंस को आप कवर कर लो। लेकिन वर्धमान महावीरा ने क्या कहा अपने फॉलोअर्स को? इन्होंने कहा कि जो आपके क्लॉथ्स है आप डिस्कार्ड ही कर लो, यानी कि आप क्लॉथ्स ही मत पहना करो। एंड बिकॉज ऑफ दिस जैनिज्म जो है, जैनिज्म रिलीजन जो है, दिस गॉट डिवाइडेड एज, इसमें क्या हुआ? इसमें डिवीजन हुआ। एक थे श्वेतंबराज, ये वो लोग हैं जो वाइट गारमेंट्स पहनते थे या पहनते हैं जैनिज्म में, एंड दिगंबराज जो हु रिमेनेड नेकेड। एंड दूसरा जो सेक्ट था जैनिज्म का, एक था श्वेतंबराज एंड दूसरा जो सेक्ट था दिगंबराज हु रिमेनेड नेकेड, जो वर्धमान महावीरा की इस टीचिंग से प्राप्त हुए, जिन्होंने इसको अपनाया, जो इस पे फॉलो करने लगे, वो थे दिगंबराज। उन्होंने क्लॉथ्स डिस्कार्ड कर लिए, उन्होंने कपड़े पहनना ही बंद कर दिया। जैनिज्म टेल्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, वहाँ पे बुद्धिज्म डज नॉट टेल अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन जैनिज्म टेल्स अस अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि खुदा है, कोई इस दुनिया को चलाने वाला है। एंड डिड नॉट कंडेमन वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम को ये कंडेमन नहीं करता है। लेकिन अगर हम
बुद्धिज़्म की बात करें, बुद्धिज़्म condemns वर्ण सिस्टम। और according to Mahavira, a person is born in a high or in a lower varna as a consequence of his sins or virtues acquired in his previous birth. वर्धमान महावीरा की एक टीचिंग है कि एक शख्स का जन्म होता है किसी भी हाई वर्ण में या लव वर्ण में, उसका एक ही नतीजा, उसका एक ही कॉन्सिक्वेंस है, उसका एक ही रीज़न है कि उसने पुनर्जन्म में, जो उसका पिछला जन्म था, प्रीवियस बर्थ था, उसमें उसने सिन्स किए हैं, गुनाह सवाब ज़्यादा नेक काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, वर्चूज़ किए हैं, या अगर उसने कोई गलत काम किए हैं, सिन्स किए हैं, उसके बदौलत ही उसको हाई वर्ण या लोअर वर्ण में उसका रिबर्थ होगा। और जो त्रिरत्न है, जो त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म किसे कहा जाता है? राइट नॉलेज। वहाँ पे त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म किसे कहा जाता है? राइट नॉलेज को, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। दीज आर त्रिरत्न ऑफ, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। जैनिज्म जो रिलीजन है, जैनिज्म, दिस प्रोहिबिट्स वॉर, ये भी अगेंस्ट वॉर है, अगेंस्ट वायलेंस है। दिस टीचर्स नॉन वायलेंस, जैनिज्म टीचर्स नॉन वायलेंस, दिस इज अगेंस्ट वॉर। एंड इवन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना भी जैनिज्म मना करता है। जैनिज्म रिलीजन में मना है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि दोनों में, चाहे जंग हो चाहे एग्रीकल्चर है, दोनों में लिविंग बींग्स का कत्ल होता है, लिविंग बींग्स किल होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलीजन्स दैट इज, जो इवॉल्व हो गए बाद में लेटर वैदिक सोसाइटी में, यानी कि जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, वो थे जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। आई होप आपका आज का ये लेक्चर आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा होगा, आपका लेक्चर अच्छा आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड कोई भी क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। एंड आपको ये मान के चलना है कि आपको ये एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि 2 to 3 questions may be asked in your examination from this portion, from Jainism and Buddhism। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। थैंक यू।